हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो इस चैप्टर में हमें सिंपली इक्विलिब्रियम लेवल को फाइंड आउट करना है। तो इक्विलिब्रियम लेवल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इक्विलिब्रियम मतलब होता क्या है। हाल फिलहाल हम लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ के रखा है इक्विलिब्रियम मतलब। तो एक बार माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। देखिए गाइस, आप सभी को पता है, एक होते हैं कंज्यूमर्स, एक होते हैं प्रोड्यूसर्स। हम कंज्यूमर्स को क्या चाहिए रहता है? ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन। एग्री? और गाइस, ये जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं इनको चाहिए रहता है प्रॉफिट। तो गाइस, इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है और प्रोड्यूसर को मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट मिलता है। तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है और उस पॉइंट में जब एक कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और एक प्रोड्यूसर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, उस मैक्सिमम पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक, जहाँ पे ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो होपफुल इक्विलिब्रियम आपने पहले भी पढ़ा था, मैंने अभी आपको बस एक क्लू दे दिया। एग्री? सो गाइस, हम इक्विलिब्रियम को माइक्रो इकोनॉमिक्स में दो तरीकों से निकाल सकते हैं। पहला है AD&AS अप्रोच, मतलब एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। इस वाली अप्रोच को हम और एक नाम से भी जानते हैं C+I अप्रोच, मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। और दूसरी टाइप का हमारे पास अप्रोच होता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो गाइस, आज की जो लेक्चर होगी उसमें हम सिर्फ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच में देखेंगे। एग्री? सो गाइस, देखिए AD&AS अप्रोच। तो अगर AD&AS अप्रोच की हेल्प से हमें इक्विलिब्रियम निकालना है तो गाइस उसके लिए हमारे पास एक पर्सन है जिसका नाम है कीनेस। ठीक, कीनेस क्या एक पर्सन है, इसके बारे में हम 3 लेक्चर के बाद पढ़ेंगे कि एक कौन है, इसकी थ्योरी क्या है, अलाना फलाना। लेकिन अभी के लिए जान लो, कीनेस कहता है कि अगर आपको AD&AS अप्रोच की हेल्प से इक्विलिब्रियम को निकालना है तो आपका AD इक्वल्स टू AS होना चाहिए, मतलब एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होना चाहिए। ठीक, तभी जाके AD&AS अप्रोच में इक्विलिब्रियम आपका निकल जाएगा, ऐसा कीनेस हमें कहता है। अब गाइस, आप सभी को पता है कि AD इक्वल्स टू होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, AS होता है कंजम्पशन प्लस सेव। तो वही हमने एक बार इलेबोरेट वे से भी यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। AD&AS अप्रोच मतलब AD&AS अप्रोच में आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब बराबर होंगे तो आपका इक्विलिब्रियम निकल जाएगा। सो गाइस, हम यहाँ पे आपके साथ डायग्राम भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम आपके साथ करेंगे डिस्कस इसका शेड्यूल भी। तो आपके ऊपर है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं सबसे पहले आपको शेड्यूल समझा देता हूँ। तो देखिए, तो गाइस शेड्यूल को मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो शेड्यूल बहुत इजी है। तो गाइस, शेड्यूल के लिए आपको पता होगा, हमने पिछली वाली जो क्लास थी, मतलब पिछले जो चैप्टर था, उसमें हमने सारे शेड्यूल्स को डिस्कस करके रखा है। जैसे हम एग्रीगेट डिमांड में आपको दिखाते हैं, हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू हमने पूरी सेम यहाँ पे भी लिखी है। आप देख सकते हैं इनकम की 0 से लेकर 600 है, 0 से लेकर 600 तक लिखा है और एक बढ़ा दिया 700। कंजम्पशन 40 से लेकर 520, देखिए 40 से लेकर 520 और एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया तो यहाँ पे 600 हो गया। इन्वेस्टमेंट आपको पता है 40-40 लिया है, तो इन्वेस्टमेंट भी हमारा क्या है 40-40 आ गया है। एग्री? अब गाइस, वैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने हमारे जो एग्रीगेट सप्लाई वाला कंसेप्ट पढ़ा था उसमें जो सेविंग की जो वैल्यू निकाले थे, सेम वैल्यू हमने यहाँ भी लिखी है। देखिए -40 से लेकर 80 तक। एग्री? तो गाइस, आप देख रहे हैं कि हमने जो पूरा चार्ट है पहले ही पढ़ के रखा है ना। तो आपको कहीं भी कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने जानबूझ के पहले भी वही वाला शेड्यूल किया कि आपको लर्न करने में सबसे आसानी हो, आप ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं गाइस AD की। AD आपको पता है कैसे निकलता है, C+I। तो आपका C ये है कंजम्पशन, I का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। तो आप ये दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका AD क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। जैसे 40 + 40 कितना होता है, 80 होता है। 120 + 40 कितना होता है, 160 होता है। सो गाइस, आप देखोगे तो हमने जो एग्रीगेट डिमांड वाला जो टॉपिक था, हमने जो उसमें वैल्यूज़ निकाली थी वो सारी सेम आएगी जो पहले देखिए 80, 160, 240 से लेकर 560। सेम वैल्यू मैं इधर भी लिख दूंगा। सो देखिए गाइस, यहाँ पे 560 तक वैल्यू थी, हमने 560 लिखा। आखिरी में हमने और एक ऐड कर दिया, तो 600 प्लस आप 40 कर दोगे तो कितना आएगा, 640 आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे हमने AD निकाल लिया। अब गाइस, पिछली चैप्टर में हमने आपको बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई होता है नेशनल इनकम के बराबर, मतलब Y की वैल्यू के बराबर होता है। तो गाइस, AS हमारा जब Y के इक्वल होता है तो गाइस ये Y की वैल्यू हमारी ये है, और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू इनकम, नेशनल इनकम होता है, ये हमें पहले से पता है। तो गाइस, क्यों ना ये सारी वैल्यू मैं यहाँ भी सेम सेम लिख सकता हूँ। ठीक है,
सो गाइस आप देख सकते हैं हमने y और as की वैल्यू देखो पूरी सेम लिखी है, 0 से लेकर 100 से लेकर पूरा 700 तक। ठीक, अब गाइस कीनीस हमें कहता है कि जब आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में इक्वल होगा तब वो इक्विलिब्रियम होगा। अब ये देखिए ये AD है, ये AS है, तो जब AD और AS आपस में बराबर होंगे तब इक्विलिब्रियम होगा। तो देखो यहाँ पे दोनों आपस में इक्वल कब है, आप गाइस देख सकते हैं 400 और 400 इस समय दोनों हमारे AD और AS आपस में इक्वल है। ठीक है, तो गाइस मैं ऐसा कह सकता हूँ कि AD और AS इक्वल है जब 400 दोनों की वैल्यू बराबर है, और ये कब, जब नेशनल इनकम 400 है तब AD और AS आपस में बराबर है। ठीक है, सो गाइस इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेवल तब होगा जब 40 की एम्प्लॉयमेंट होगी, 400 की नेशनल इनकम होगी, तब जाके हमारा AD और AS आपस में बराबर होगा। अब गाइस यही सेम चीज़ हमने क्या कर दिया है, यहाँ भी आपको एक डायग्राम की हेल्प से हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। जैसे आप देख सकते हैं गाइस ये जो ब्लैक वाली पेन से हमने मार्क किया है ये है AD कर्व। ठीक, तो आपको पता है AD हमारा इस तरीके से जाता है, और आपको पता है AS हमारा जो कर्व होता है इस तरीके से जाता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ के रखा है, एक 45 डिग्री एंगल बनाता है। तो गाइस जब AD और AS की लाइन जब आपस में मीटअप करेगी तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहेंगे, मतलब जैसे यहाँ पे आपका AD ये वाली लाइन है, AS ये वाली लाइन है, और ये दोनों जो लाइन है ये आपस में मीट कर रहे हैं इस पॉइंट में। तो गाइस ये वाला पॉइंट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम E से शो करते हैं, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे AD इक्वल्स टू AS है। ठीक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो लाइन मीट करती है, आपस में कट करती है, तो वो पर्टिकुलर लाइन में कोई भी लाइन का इक्वल माना जाता है। तो यहाँ पे दोनों लाइन जब आपस में मीट कर रही है तो ये वाले पॉइंट को हमने इक्वल टू माना है, मतलब जहाँ पे AD की लाइन और जहाँ पे AS की लाइन आपस में मीट कर रही है तो वहाँ पे क्या हो गया, AD इक्वल्स टू AS हो गया, और वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। क्योंकि कीनीसी कहता है कि हमें कि जहाँ पे AD इक्वल्स टू AS होगा वो वाला पॉइंट आपके लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। एक्स एक्सेस में हमने आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आप मन चाहे इनकम भी बोल सकते हैं, आउटपुट भी बोल सकते हैं, या फिर एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। वाई एक्सेस में हमने गाइस लिया है CIS, मतलब कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और आपका सेविंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम शो करते हैं इसे। तो गाइस आपने देखा कि हमारी AD लाइन AS लाइन आपस में कैसे मीट करी और एक E पॉइंट फॉर्म किया जहाँ पे हमारा AD इक्वल्स टू AS होता है। अब गाइस ये तो हमने आपको बता दिया। अब गाइस कभी कभी एग्जाम्स में आपको ना, जब भी आप ग्राफ बनाते हो इकोनॉमिक्स में, तो आपको उस ग्राफ को एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखते जाऊँगा उसका मतलब। ठीक, यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं OY। तो गाइस ये OY क्या है, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम है। क्यों, देखो ग्राफ में आपने देखा कि हमारा जो 400 में जब नेशनल इनकम जब 400 है तब हमारा इक्विलिब्रियम में हो रहा है, एग्री। सो गाइस सेम चीज़ यहाँ पे ये जो लाइन है OY, ये वाली लाइन क्या है, इक्विलिब्रियम है। मतलब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये 400 इनकम को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बस मैं ब्रैकेट के लिए लिख रहा हूँ 400, आप एग्जाम में मत लिखना, लेकिन आप ये एक्सप्लेन कर देना कि ये OY लाइन क्या शो कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम को शो कर रहा है। ठीक, तो ये हो गया पहली चीज़। अब गाइस दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये बतानी है, यहाँ पे आपको AD एक्सप्लेन कर सकते हो, हमने पिछली क्लास में आपको बताया AD क्या होता है। AS आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि AS क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई। अब गाइस यहाँ पे एक EY देखना, ये E और Y। तो गाइस इस EY को हम कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। अब ये सर इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, तो गाइस ये आप इससे भी कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो गाइस इफेक्टिव डिमांड कुछ नहीं होता है। इफेक्टिव डिमांड मतलब होता है सिंपल भाषा में, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं तब हम इस चीज़ को बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। ठीक, तो कभी कभी एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई बता दो कि इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि इफेक्टिव डिमांड मीन्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक, और कभी कभी आपको उसका डायग्राम बनाने भी बोल देगा, तो गाइस आपको क्या करना है, सेम डायग्राम बनाना है जो हमने यहाँ पे बनाया। कभी कभी इफेक्टिव डिमांड का आपको शेड्यूल भी पूछ देगा, तो सेम शेड्यूल आप बना सकते हो एग्जाम्स में भी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो हमारा EY ये क्या है, इफेक्टिव डिमांड। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो E पॉइंट आप सभी को पता है E पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब जहाँ पे आपका AD इक्वल्स टू AS है। तो गाइस ये जो छोटी छोटी पॉइंट्स हैं मैंने लिखे, ये क्या करना आपको एग्जाम्स में ग्राफ के बताइएगा, जो डायग्राम हमने बनाया है ग्राफ, उसके नीचे आपको क्या कर देना है, ऐसे एक्सप्लेनेशन डाल के इन पॉइंट्स को समझा देना है थोड़ा बहुत, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो गाइस अभी आपने मेरे साथ क्या सीखा, आपने मेरे साथ सीखा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे निकालते हैं ADS AS अप्रोच की हेल्प से, इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, एक्सप्लेनेशन क्या होता है, और हमने आप सभी को क्या कर दिया है, डायग्राम मतलब इसका शेड्यूल भी बता दिया। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्या करनी पड़ती है, एग्जाम्स में लिखनी पड़ती है। अगर कभी आपको क्वेश्चन आ गया कि AD एंड AS अप्रोच की हेल्प से बताइए इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है, तो आप ये बताना, जो हमने यहाँ पे लिखा है आपको सब लिखना है। ये फिर ग्राफ बनाइएगा, ये शेड्यूल बनाइएगा, और ये जो नीचे ग्राफ दिया गया है इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। अब गाइस ये तो आपने सीख लिया इक्विलिब्रियम वाला।
अब गाइस हमें कुछ मैकेनिज्म एडजस्टमेंट वाले कुछ चीज़ को आपको बताना है। तो गाइस देखिए, हमेशा होना तो ये चाहिए, इक्विलिब्रियम ऐसा होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, दिक्कत आ जाती है हमारे पास। वो दिक्कत क्या होती है कि कभी कभी इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे नहीं बनता, कभी कभी इक्विलिब्रियम पॉइंट इस जगह पे बन जाता है, मतलब ये वाली जगह, इतनी जो जगह है ना, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। देखो आना इधर चाहिए लेकिन गलती से आ इधर जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे जब भी आता है तो हम इसे कहते हैं AD ग्रेटर देन AS। ठीक, तो जब भी इक्विलिब्रियम आना इधर चाहिए लेकिन आ इधर जाता है, और जब भी यहाँ पे आता है तो हम इसे कहते हैं AD ग्रेटर देन AS। और AD ग्रेटर देन AS होता है एक्सेस डिमांड, मतलब इस पॉइंट में यहाँ पे आपका डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। ठीक, तो यहाँ पे मैं इसे क्या कर लेता हूँ, L लिख लेता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। एग्री। और गाइस कभी कभी इक्विलिब्रियम यहाँ आना चाहिए लेकिन कभी कभी हमारा इक्विलिब्रियम जो है ये गाइस इधर पे आ जाता है, इस तरफ, मतलब यहाँ आ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज स्मॉलर देन AS। ठीक, तो गाइस एग्रीगेट डिमांड जब भी स्मॉलर देन AC होगा तो ये कहलाएगा एक्सेस सप्लाई, मतलब इस पॉइंट में, इस जगह पे हमारा जो सप्लाई है वो ज़्यादा है और डिमांड कम है। ठीक, तो ये दोनों ही प्रॉब्लम है। आना, देखो सॉल्यूशन हमेशा आना तो इधर चाहिए लेकिन कभी कभी इधर आ जाता है तो वो भी प्रॉब्लम है, इधर आ जाता है तो वो भी प्रॉब्लम है। ठीक, इसे मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ये वाली यहाँ से जो लाइन आई है इसे N मान लो। ठीक, तो ये दोनों ही प्रॉब्लम है। तो गाइस ये दोनों प्रॉब्लम को एक बार मैं आपको शेड्यूल की हेल्प से समझा देता हूँ। सो गाइस अब ये शेड्यूल का बड़े ध्यान से देखिए और सिर्फ आप AD और AS में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यहाँ पे हमने आपको बताया कि यहाँ पे AD इक्वल्स टू AS होता है, मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्विलिब्रियम पॉइंट ये होता है। अब गाइस ये जो ऑरेंज वाले मार्कर्स हमने मार्क किया, इसके ऊपर की ये AD और AS को देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा कि AD और AS को बस देखिएगा। ठीक, यहाँ पे गाइस आपको दिखेगा कि जो AD है ये बड़ा है AS से, मतलब देखो यहाँ पे AD 80 है तो यहाँ पे AS 0 है, यहाँ पे AD 160 है तो यहाँ पे AS कम है, 100 है। वापस यहाँ पे आप देखोगे AD हमारा 240 है जो कि AS से बड़ा है, और AS फिर छोटा है 200 है। वैसे 320 यहाँ पे बड़ा है और AS यहाँ पे 300 है, यहाँ पे छोटा है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा एग्रीगेट डिमांड बड़ा है और एग्रीगेट सप्लाई छोटा है। ठीक, अब गाइस आपको पता होना चाहिए कि हम एग्रीगेट डिमांड जब भी बड़ा होता है और एग्रीगेट सप्लाई छोटा होता है तो हम इसे कहते हैं एक्सेस डिमांड। अब गाइस इस ऑरेंज लाइन के आप नीचे देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा कि 480 और यहाँ पे AS 500 है, मतलब यहाँ पे अगर मैं AD और AS बनाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा AS जो है ये बड़ा है एज़ कम्पेयर टू AD। मतलब यहाँ पे अगर AS 500 है तो यहाँ पे AD 480 है जो कि छोटा है AS से। सेम चीज़ यहाँ पे AS 600 है तो यहाँ पे AD हमारा छोटा है 560 है। वैसे यहाँ पे 700 है AS तो यहाँ पे AD हमारा छोटा है 640 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा एग्रीगेट सप्लाई बड़ा हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड छोटा हो रहा है। और आपको पता है ऐसी कभी सिचुएशन है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड छोटा है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सेस सप्लाई कहलाएगा। और गाइस आपको ये भी याद होगा, हमने बैंकिंग वाले चैप्टर में आपको बताया था जब भी डिमांड ज़्यादा होती है, मतलब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है तो मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा है। ठीक, तो वो भी प्रॉब्लम होता है। और आपको पता है कि जब भी लोगों के पास डिमांड कम होती है, मतलब उनके पास पैसा कम होता है, मतलब इकोनॉमी में डिफ्लेशन होता है, वो भी कंट्री के लिए बेकार बात होती है। तो हमने आपको बताया था RBI क्या करती है, दोनों के बीच में बैलेंस करती है। तो वो क्या करती है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल लाने की कोशिश करती है कि ना एक्सेस डिमांड हो ना एक्सेस सप्लाई हो। ठीक, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होना चाहिए। और जब भी एग्रीगेट एक्सेस डिमांड हो या एक्सेस सप्लाई हो तो ये दोनों प्रॉब्लम है और होना हमारे ये चाहिए। ठीक, तो गाइस अभी हमने आपको बताया कि एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई दोनों ही प्रॉब्लम है। तो गाइस ये जो हमारा एक नया टॉपिक है जो हम आपको बताएंगे यहाँ पे, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म व्हेन AD जो है नॉट इक्वल टू AS है, मतलब जब आपका AD नॉट इक्वल टू AS होगा तो उस केस में आप AD और AS को दोनों में कैसे ला सकते हो। मतलब इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि हमने जैसा भी आपको बताया, इस टॉपिक में वो पढ़ना है कि हमने अभी आपको बताया कि जैसे एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई दोनों प्रॉब्लम है। तो जैसे मान लीजिए एक्सेस डिमांड है AD ग्रेटर देन AC, तो गाइस ये प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करके इसे AD इक्वल्स टू AS ला सकते हैं। वैसे ही हमारा जो एक्सेस सप्लाई है ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो इस एक्सेस सप्लाई को हम कैसे सॉल्व करके AD इक्वल्स टू AS ला सकते हैं वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आप देखिएगा इस टॉपिक में ये दिक्कत है और हम इस दिक्कत को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हमने बताया है। फिर सॉल्व करने के बाद AD ग्रेटर देन AS से AD इक्वल्स टू AS आ जाएगा, सेम चीज़ यहाँ भी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब एग्रीगेट डिमांड स्मॉलर देन AS होगा, मतलब एक्सेस सप्लाई के केस में हम कैसे इसको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल ला सकते हैं वो मैं अभी आपको बताऊँगा। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो
हमारा एग्रीगेट डिमांड स्मॉलर देन ए एस। इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं, पीपल जो हैं, वो उनके पास पैसा कम है, वो डिमांड क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, ठीक। तो एग्रीगेट डिमांड जब भी स्मॉलर देन एसी होता है, इसका मतलब यह है कि लोगों के पास पैसा कम है, लोगों के पास पैसा कम है, इसलिए वो डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की कम कर रहे हैं, ठीक। तो होपफुली इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस ये क्या शो करता है, ये रिसेशन शो करता है। रिसेशन मतलब देखिए, रिसेशन मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लोग ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे होते, मतलब ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज नहीं खरीद रहे होते, क्योंकि उनके पास ही पैसा नहीं होता। तो क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड छोटा है, मतलब लोगों के पास पैसा कम है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, डिमांड नहीं बढ़ा रहे हैं, तो उनके पास गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद नहीं रहे हैं, तो इकोनॉमी में रिसेशन आ जाता है। तो गाइस इस केस में होता क्या है, अनसोल्ड स्टॉक बढ़ जाता है। मतलब गाइस जो फैक्ट्री में जो सामान बनते हैं ना, वो क्या होते हैं, बिकते नहीं है, क्योंकि हमने अभी बताया लोगों के पास पैसे ही नहीं है, मतलब लोगों के पास पैसे ही कम है, तो वो बेचारे खरीदेंगे क्या। तो जब कुछ सामान खरीदेंगे नहीं, तो वो गाइस अनसोल्ड स्टॉक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब जो सामान बिकने वाला है वो बिकता नहीं है, और वो अनसोल्ड स्टॉक बढ़ जाता है, ठीक। अब गाइस इससे और क्या होता है, इससे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाते हैं। तो गाइज अब देखो, कॉमन सी बात है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब वो सारी चीज़ें जो प्रोडक्शन के लिए हेल्प करती है, जैसे लेबर, वो भी क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब गाइज देखो, कंपनी को जैसे पता चलता है यार लोगों के पास पैसा नहीं है, वो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का खरीद नहीं रहे हैं, तो कंपनी वालों को पता चल जाता है कि लोग गुड्स एंड सर्विसेज खरीद नहीं रहे हैं, डिमांड बढ़ा नहीं रहे हैं, तो उनके कंपनी का जो भी सामान है वो बिक नहीं रहा है। अब बिकता नहीं है, तो उससे क्या होता है, कंपनीज को पता चल जाता है कि यार हमारा सामान तो बिक नहीं रहा है, इसका मतलब हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। तो गैस प्रॉफिट उनको होता नहीं है कंपनीज को, तो वो क्या करते हैं, उनके पास जो भी लेबर वेबर है वो उनको बोलते हैं कि भाई हमारे पास इस बार ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्योंकि लोग ज़्यादा हमारा सामान खरीद नहीं रहे हैं, तो एक काम करो, तुम हमारी कंपनी से बाहर चले जाओ, कहीं और काम ढूंढो। तो इससे क्या हो जाता है, जो कंपनीज होती है वो क्या कर देती है, लोगों को हटाना चालू कर देती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कम करना चालू कर देती है, ठीक। तो कभी भी एडी स्मॉलर देन एस होता है तो रिसेशन होता है, अनसोल्ड स्टॉक बढ़ जाता है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाते हैं कंपनी से, क्योंकि कंपनी उनको हटा देती है, निकाल देती है। सो गाइस ये ज़्यादा सब चीज़ बहुत बड़ी दिक्कत है इकोनॉमिक लिए। तो गाइस इससे हो क्या जाता है, इससे इकोनॉमिक लेवल कम हो जाता है। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे हमने आपको बताया था एडी, ये क्या है, ये एक्सेस सप्लाई का केस है, और हम भी एक्सेस सप्लाई का पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था एंड पॉइंट, मतलब देखो होना ओ वाई चाहिए, ठीक है, इक्विलिब्रियम होने के लिए ओ वाई चाहिए हमें, लेकिन है कितना, ओ एन है। देखो होना ओ वाई चाहिए, लेकिन है कितना, ओ एन है, ठीक। ओ एन है, ये होना नहीं चाहिए, होना क्या चाहिए, ओ वाई होना चाहिए, ठीक। तो गाइस अब हो क्या जाता है, जैसे हम अपने लेबर्स को निकाल देते हैं, क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास इनकम कमाई कम हो रही होती है। तो गाइस देखो एक्सेस सप्लाई में होता क्या है कि देखो, जब आप अपने लेबर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिसेशन होता है, अनसोल्ड स्टॉक बढ़ता है, तब क्या हो जाता है, जो हमारा जो लेवल है कंपनी का, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, कम होने लगता है, और वो चले जाता है ओ वाई की ओर, मतलब ओ एन से हो जाता है ओ वाई, मतलब एक्सेस सप्लाई से कम होकर हो जाता है ओ वाई, अपने आप इक्विलिब्रियम पॉइंट में आ जाता है। आप सुने होंगे कि जो होता है गाइस अच्छे के लिए ही होता है ना। तो देखो इतनी सारी दिक्कत तो आई, लेकिन इन दिक्कत के कारण क्या हो गया, हमारा कहीं ना कहीं फ़ायदा हो गया कि हम अपने आप ही इक्विलिब्रियम पॉइंट में आ जाते हैं। मतलब ये रिसेशन भी होता है, अनसोल्ड स्टॉक भी बढ़ता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाते हैं, लेकिन फ़ायदा क्या हो जाता है कि हम इक्विलिब्रियम लेवल में अपने आप आ जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। हमने यहाँ लिखा भी है फ्रॉम ओ एन टू ओ वाई, मतलब ओ एन इतना है, उससे आप कम होकर ओ वाई में आ गए, अपने आप इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, ठीक है। तो अपने आप यहाँ पे हमने लिखा है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट अपने आप आ जाता है। तो एग्जाम्स में आपको ये सारी चीज़ें को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना है। सेम चीज़ यहाँ भी है, एग्रीगेट डिमांड जब बड़ा होता है एग्रीगेट सप्लाई से, तब क्या सिचुएशन होती है। तो देखो, तो यहाँ पे गाइस होता क्या है, देखो जब भी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है, मतलब लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, और लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड भी बढ़ा रहे हैं। गाइस कॉमन सी बात है, आपके पास पैसा होगा तो आप क्या करोगे, बहुत सारा सामान खरीदोगे, कार खरीदोगे, कपड़े खरीदोगे, घर खरीदोगे। तो वही चीज़ है, जब आपके पास डिमांड ज़्यादा होता है, मतलब डिमांड ज़्यादा होता है, तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, तो मतलब डिमांड लोग ज़्यादा करते हैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की। तो गाइस इससे क्या होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। अब कंपनीज को पता चल जाता है यार लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो क्या करते हैं, जो सामान गाइस मान लो 500 का रुपीज़ का रहता है, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, उसे 1000 रुपीज़ का बेचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यार लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, अगर मैं 500 का सामान 1000 में भी बेचूंगा तो लोग खरीद लेंगे। तो इससे क्या हो जाता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाता है, राइस हो जाता है। अब गाइस इससे प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। देखो अब क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो डिमांड बढ़ा रहे हैं, मतलब ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो कंपनीज को क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन और बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं सामान को, तो उन्हें और ज़रूरत होगी, तो वो प्रोडक्शन भी अपना क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। अब गाइस वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ कर देते हैं। देखो
मान लो कि गाइस अब प्रोडक्शन आपने बढ़ा दिया, तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको और मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, और लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीज़ आते हैं। तो आप प्रोडक्शन बढ़ा दोगे तो अपने आप लेबर भी बढ़ जाएगा, कैपिटल भी बढ़ जाएगा, हर चीज़ वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ लिखा है कि जब भी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है एग्रीगेट सप्लाई से, तो फैक्टर ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है। तो गैस इससे क्या हो जाता है, इनकम लेवल बढ़ जाता है और ओएल से शिफ्ट हो जाता है ओवाई की ओर। मतलब यहाँ पे देखो हमारा हमारा मतलब ओ एल, यहाँ पे देखो ओ एल से ओ वाई में शिफ्ट है। देखो ओ एल ये है, एग्री, ओ एल ये है, ओ एल। ओ एल होना नहीं चाहिए, होना क्या चाहिए, ओ वाई होना चाहिए, क्योंकि ओ वाई क्या है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है। देखो यहाँ ओ वाई में ई पॉइंट आ रहा है, ई पॉइंट क्या है, वाई में आ रहा है, तो वाई पॉइंट इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, लेकिन आ कहाँ रहा है, ओ एल में आ रहा है, जो कि प्रॉब्लम है। तो गाइज जब ऐसी केस होता है तो गैस अपने आप ही क्या हो जाता है, सॉल्यूशन में निकल जाता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट जैसे ही आता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, तो इससे क्या हो जाती है, इनकम बढ़ने लग जाती है। तो गैस इससे वो क्या चाहता है कि आपका जो ओ एल है वो ओ वाई में अपने आप शिफ्ट हो जाता है। मतलब आप ओ एल से ओ वाई की ओर क्या हो जाते हो, शिफ्ट हो जाते हो, तो अपने आप क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट में आ जाता है इंसान। ठीक है, तो यही चीज़ हमने लिखा है। तो यहाँ पे जैसे इनकम लेवल बढ़ जाएगा आपका अपने आप इक्विलिब्रियम लेवल में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो हमारी प्रॉब्लम थी, हमारी प्रॉब्लम क्या थी, जो प्रॉब्लम थी हमारी एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई। तो गाइस दोनों का सॉल्यूशन क्या अपने आप ही निकल जाता है। आप अपने आप ही अगर आपके पास एक्सेस सप्लाई है तो आप अपने आप इक्विलिब्रियम लेवल में आ जाओगे, आपके पास एक्सेस डिमांड है तो आप अपने आप इक्विलिब्रियम लेवल में आ जाओगे। ठीक, लेकिन एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ एग्रीगेट डिमांड जब बड़ा होगा एग्रीगेट सप्लाई से तब सिचुएशन क्या होती है। तो आपको बता देना है कि भाई एबनॉर्मल प्रॉफिट बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, इनकम लेवल बढ़ता है, फिर अपने आप क्या हो जाता है, वो शिफ्ट होकर अपने आप इक्विलिब्रियम पॉइंट में आ जाता है। तो एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चन आता है, उसके लिए हमने यहाँ पे आपके लिए बता दिया। ठीक, सो गाइस आज आपने मेरे साथ मोटी मोटी बात क्या सीखी, एडी एंड एएस अप्रोच के बारे में सीखा, जहाँ पे हमने आपको बताया कि कीनेस के हिसाब से एडी और एएस जब बराबर होंगे तभी इक्विलिब्रियम पॉइंट निकलता है। हमने उसे डायग्राम की हेल्प से शो किया, फिर हमने आपको उसका शेड्यूल बताया, फिर हमने आपको इफेक्टिव डिमांड के बारे में बताया, है ना। फिर हमने क्या बताया आपको, एग्रीगेट डिमांड मतलब एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई के बारे में आपको नॉलेज दी कि कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, फिर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको बताया कि किस तरीके से वो अपने आप इक्विलिब्रियम पॉइंट में अपने आप आ जाता है और उसके बीच में क्या क्या चीज़ें होती है। तो होपफुली आज आपने मेरे साथ बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया। तो गाइस एग्जाम्स में आप बड़ा सतर्क रहिएगा, क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से आपका आंसर दीजिएगा। ठीक, तो एग्जाम्स में आपको डायरेक्ट अगर ऐसा आ गया एडी एंड एएस अप्रोच तो ये पूरा चीज़ बता देना, ये बता देना, इसको एक्सप्लेन कर देना, शेड्यूल बना देना। ठीक, और फिर कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता कि भाई समझाने के साथ साथ ये बताओ कि एडी जब स्मॉलर देन एएस है मतलब एक्सेस डिमांड का केस है उस समय सिचुएशन क्या होती है। तो आपके लिए हमने ये भी बता दिया, तो हर चीज़ आपको यहाँ पे लेक्चर में हमने बता दिया है। ठीक, तो गाइस इसी के साथ मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, आपको हमारी ई बुक लेनी हो ले सकते हैं, ऊपर आई बटन में क्लिक करके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, वहाँ पे नोट्स, क्वेश्चन आंसर हर वो चीज़ हमने आपको दिया है, आपके लिए और इजी होगा हर चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। सीबीएसई में आने वाले क्वेश्चन, आ चुके क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, हर वो एक चीज़ वहाँ पे हमने प्रोवाइड करके दिया है। ठीक, या फिर आपको अगर वेबसाइट से लेने से दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास व्हाट्सएप में कमेंट मतलब व्हाट्सएप नंबर है नीचे हमारा कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके हमसे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप में डिमांड कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस इसी के साथ मैं चलता हूँ, बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स, थैंक यू।